दोस्तों नमस्कार। 10 बरस पहले इस देश में जो जो नारे लगते थे सत्ता में आने के लिए, हो सके तो उन्हें याद कर लीजिए और उसके बाद मौजूदा वक्त में जरा परखने की कोशिश कीजिए। ब्लैक मनी कम हुई है या बढ़ गई है, महंगाई कम हुई है या बढ़ गई है, अपराध कम हुए हैं या बढ़ गए हैं, खुदकुशी कम हुई है या बढ़ गई है, इस देश को छोड़ने वालों की तादाद कम हुई है या बढ़ गई है, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम इस दौर में ज्यादा चरमराया है या नहीं चरमराया है, माली हालत लोगों की और वह भी प्रोविडेंट फंड के पैसे को निकालने को लेकर तब ज्यादा बुरी हालत थी या अब ज्यादा बुरी हालत है, बैंकों से लोन लेकर जो ईएमआई चुकाते थे तब परिस्थितियां ज्यादा मुश्किल वाली थी या अब परिस्थितियां ज्यादा मुश्किल वाली है। जितने भी सांसद हैं उनमें कितने दागी उस वक्त पार्लियामेंट में थे, अब कितने पार्लियामेंट में हैं, उस वक्त बीजेपी के कितने सांसदों पर कौन कौन से आरोप लगे थे और आज की तारीख में बीजेपी के सांसदों पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। जब आप इस फहरिस्त को परखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे तो फिर आपके सामने एक दो सवाल और उभर कर आएंगे। पहला सवाल तो यही होगा, क्या बीते 9 बरस के दौर में मोदी सत्ता पूरे तरीके से बेदाग रही है या फिर दाग इतने ज्यादा लग चुके हैं कि हर दाग को लेकर जनता अभ्यस्त हो गई, या फिर एक ऐसी बाजीगरी प्रचार के जरिए सत्ता लगातार खेलती चली गई जिसमें किसी को यह पता ही नहीं चला कि दरअसल करप्शन का मतलब होता क्या है, कॉरपोरेट को टैक्स में रियायत देने के बाद सरकार को कौन से लाभ मिलते हैं, और जिस क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र मनमोहन सिंह के दौर में होता था मौजूदा वक्त में वह गायब क्यों हो चला है या उसे विकास से कैसे जोड़ दिया गया है। हो सकता है बहुत सारे सवाल आपको उस वक्त के उन नेताओं को लेकर भी जहन में आए जो नेता उस समय लड़ते हुए दिखाई देते थे, वो चाहे छत्रपों की कतार हो, चाहे अपने तरीके से राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी से साथ सटे हुए गठबंधन के दल हों, या उस दौर में आम आदमी पार्टी जो उभरी थी उसका जिक्र भी उस वक्त और मौजूदा वक्त को लेकर आप कर लीजिए। सारी परिस्थितियां, सारे दाग और सारे अंतर्विरोध आपको विपक्ष में नजर आएंगे और विपक्ष में से एक आवाज आपको सुनाई देगी कि दरअसल कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगर सामने हो तो फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव में टीआरपी बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हम खुद बीजेपी को हरा सकते हैं, यह कहना छत्रपों का होगा। और विपक्ष के भीतर की बिछती हुई बिसात में कभी आप तेलंगाना की तरफ देखेंगे, कभी पश्चिम बंगाल की तरफ और कभी उत्तर प्रदेश की तरफ, बीच बीच में आपकी निगाहें बिहार भी देखेगी और महाराष्ट्र भी देखेगी। छत्रपों को साधना है तो भ्रष्टाचार के दायरे में लाकर खड़ा कीजिए। तो क्या 2014 से पहले इस देश में भ्रष्टाचार नहीं था? उस वक्त क्या सीबीआई और ईडी काम नहीं कर रही थी? उस वक्त क्या सरकारी मंत्रालयों पर आर्थिक तौर पर निगरानी रखने वाला सीएजी कुछ भी नहीं करता था? और नौकरशाही अगर करप्ट हो गई या सरकार के अनुकूल हो गई तो सीवीसी का भी कोई नजरिया होता था या नहीं होता था? और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पहले सवाल उठते थे या नहीं उठते थे? और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जिस लिहाज से सत्ता के अनुकूल निर्णय देता था या प्रतिकूल रहता था, और मौजूदा वक्त में एक दो निर्णयों के आश्रय क्यों लगने लगता है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट सक्रिय क्या हुआ, सरकार की जमीन हिलने लगी। दरअसल यही वो सवाल है जिस सवाल के अक्स तले 2024 के चुनाव परिणाम छुपे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी सक्रिय होता था, अब भी सक्रिय है, लेकिन अब की जरा सी सक्रियता सरकार को बर्दाश्त नहीं है। तो जरा कल्पना कीजिए कि सरकार के ऊपर अगर आरोप लग जाए कि वह करप्ट है, उसने अपराधियों को आश्रय दे रखा है, रूल ऑफ लॉ को वो मानती नहीं है, जो जांच एजेंसियां हैं उसको उसने पूरे तरीके से भोथरा बना दिया है, और जो भी संवैधानिक संस्थान है उनकी महत्ता सरकार के साथ खड़े होने को लेकर ही है, उससे हटकर उनकी कोई महत्ता नहीं है। और जितने भी आपको इस देश भर के भीतर अलग अलग राज्यों में छत्रप नजर आते हैं, उन छत्रपों का महत्व भी
बीजेपी से टकराने को लेकर नहीं है, बल्कि आपस में टकराना और बीजेपी के सामने दामन को फैला देना। कुछ इसी परिस्थिति में भारत के भीतर का विपक्ष आकर अटक गया है। अब ऐसे में बीजेपी को क्या करना है, जब सबको पता है कि इस देश में कितनी लंबी फेरिस्त है जिसमें बीजेपी फेल हुई है। फेल की शुरुआत तो नोटबंदी से ही हो गई थी। उस वक्त बीजेपी ने जो कहा, यानी सत्ता ने जो कहा, चाहे वो ब्लैक मनी का जिक्र हो रहा हो, चाहे वह करेंसी किस लिहाज से मार्केट से गायब हो जाती है उसका जिक्र हो रहा हो, दोनों जगहों पर फेल हो गई। इतना ही नहीं, उस वक्त की तुलना में मौजूदा वक्त की करेंसी को परखिएगा तो फिर यह सवाल होगा नोटबंदी की ही क्यों गई थी। उसके बाद जैसे ही आप जीएसटी के दायरे में कदम रखिएगा या उस पूरी प्रक्रिया में सरकार के तमाम पॉलिसीज को देखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपको हर जगह एक बड़ा सा सुराख दिखाई दे और यह सवाल आपके जहन में आए, करप्शन क्या सिस्टम का हिस्सा हो गया या फिर संस्थानिक परिस्थितियों में करप्शन शामिल हो गया, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस देश के भीतर सिस्टम का हिस्सा तो नहीं बन गया। ये सारे सवाल आपके जहन में रेंग सकते हैं, लेकिन 3 सवालों पर आज गौर कीजिएगा। पहला सवाल, बीते 10 बरस में सरकार के ऊपर कोई दाग नहीं लगा है तो क्या ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसमें कोई दाग लगता? क्योंकि इससे पहले नेहरू के जमाने से मनमोहन तक और पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और मनमोहन तक, यहां तक कि 4 महीने की सरकार चंद्रशेखर को भी परख लीजिए और 1.5-2 वर्षों के दौर में वीपी सिंह को भी परख लीजिए, आपको लगेगा इस देश के भीतर में तो करप्शन के चार्जेस लगते ही हैं। तो फिर अब कौन सा हुनर और कौन सी बाजीगिरी मोदी सरकार के साथ है कि कोई आरोप नहीं लगते हैं? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इस देश के क्षत्रपों के दायरे तले लोकसभा की 300 सीटें आती हैं। उस 300 सीटों में से सिर्फ 2 राज्य ही तो फंसे हुए हैं, बाकी जगहों पर तो बीजेपी ने फतह हासिल कर ली है। जहां विपक्ष को अलग अलग रास्ते ले जाना है या फिर विपक्ष को बांट देना है, जो 2 राज्य फंसे हुए हैं उसमें एक महाराष्ट्र है और दूसरा बिहार है। आरजेडी और जेडीयू को फांस नहीं पा रहे हैं कि दोनों अलग हो जाएं और शिवसेना और एनसीपी के साथ खड़ी कांग्रेस के भीतर भी कोई दरार बना नहीं पा रहे हैं कि तीनों की अलग अलग धाराएं हो जाएं। अन्यथा पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लीजिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, इन दोनों का जिक्र कीजिएगा तो 122 सीटें तो यहीं आ गई। तेलंगाना में भी सेंध लगाई गई है और जगन रेड्डी हो या फिर नवीन पटनायक हो, इनकी महत्ता बीजेपी के लिए अपने अनुकूल ही सोचने की रही है और वो सोचती भी है। दूसरा सवाल क्षत्रपों का था, विपक्ष का था। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल इस देश के भीतर है, जो हल्के शब्दों में डेमोक्रेसी खत्म होने का जिक्र किया जाता है और भारी शब्दों में इस देश के भीतर में करप्शन और क्राइम को सिस्टम का हिस्सा बनाकर सरकार अपने मातहत रखती है, जिससे कोई दूसरा कोई आवाज उठा ना पाए। और इसमें एक बड़ी भूमिका मीडिया की होती है, वह भी मेन स्ट्रीम मीडिया की। उन 3 मुद्दों के आश्रय जरा परिस्थितियों को परखिए और सोचना शुरू कीजिए कि 2024 में किसी भी सत्ता के लिए एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। उस सत्ता को लेकर बहुत सारे सवाल होने चाहिए, लेकिन सवाल कहीं करप्शन का हो और जिक्र इस देश के क्षत्रपों का होने लगे, विपक्षी पार्टियों का होने लगे तो आप क्या करेंगे? जिक्र जैसे ही इस देश के भीतर करप्शन और ब्लैक मनी का हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, हवाला हो, शेल कंपनियों का ही जिक्र क्यों ना हो, लेकिन वो सारी की सारी धारा एक झटके में अगर विपक्ष की तरफ मोड़ दी जाए तो फिर सत्ता तो बेदाग है। और तीसरी परिस्थिति में मीडिया की मौजूदगी और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी तो खड़ा है। तो फिर मुद्दा 2024 में क्या होगा, रिजल्ट किसी भी आश्रय क्या निकलेगा, यह कोई बताने की जरूरत है? या ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर बीते 9 बरस में एक भी दाग सरकार पर नहीं, या फिर पूरी सरकार कहीं दागदार तो नहीं? क्योंकि मोदी कैबिनेट के भीतर भी तो एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 3 दर्जन मंत्री दागी हैं। बीजेपी के सांसदों की कतार में जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हर दूसरे के ऊपर कोई ना कोई आरोप है और हर तीसरे के ऊपर तो गंभीर आरोप चल रहे हैं जो उसने हलफनामे में लिखा है, लेकिन वो पाक साफ है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है।
इस परिस्थिति के भीतर भारत की राजनीति को आज परखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह पहली बार है कि कॉरपोरेट के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सक्रिय होती है। ब्लैक मनी को लेकर सरकार की सक्रियता इतनी जबरदस्त है कि ब्लैक मनी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है काम देखिए सही हो रहा है, क्योंकि हम डिजिटल हो गए हैं और इस देश के भीतर में कमीशन खत्म हो गया, क्योंकि अब रुपया चलकर 15 पैसे की शक्ल में नहीं आता है, हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सा डाटा किस रूप में सरकार को देना है और दिखाना है, यह भी सरकार को तय करना है। कितने पैसे ट्रांसफर हुए, किन्हें ट्रांसफर हुए, यह भी सरकार को बताना है। किसान सम्मान निधि में पहली बार 9 करोड़ किसानों के पास पैसा गया था, वो घटते घटते 6 करोड़ हो गया क्या? हो गया है। ऐसा कौन पूछेगा? कोई पूछेगा क्या? आरटीआई के जरिए भी जवाब मिलेगा नहीं आपको। इससे पहले जो ऑनलाइन डाटा रहता था वह भी गायब हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो आइए जरा इसको परखने की पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि आरोपों की फेहरिस्त के दायरे में मोदी सरकार इतने बड़े कटघरे में खड़ी है कि आप बार बार सोच सकते हैं अच्छा ऐसा है। हम शुरुआत ब्लैक मनी से करते हैं, क्योंकि सरकार ने जानकारी दी कि हमने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया ब्लैक मनी रिकवर किया और 4,300 करोड़ के संपत्ति को अटैच किया जो ब्लैक मनी थी। क्या इससे पहले किसी सरकार ने किया है? कोई डाटा बताए? सब कोई खामोशी बरत लेते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। सरकार की यह बात पार्लियामेंट में कही गई और वही बात रेंगती रहती है। यह अलग मसला है कि ब्लैक मनी को लेकर जो 1.25 करोड़ दिखाए गए और बताए गए, इससे ज्यादा संपत्ति दर्ज तो अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल 4.5 साल के भीतर हो गई थी। तो मनमोहन सिंह के 10 साल का हम जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि आज जिक्र 2024 के मद्देनजर मोदी सरकार बेदाग कैसी इसको लेकर है और उसके दायरे में कौन से मुद्दे किस रूप में कब खड़े होंगे इसको लेकर है। और देखिए, ब्लैक मनी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो इस देश के भीतर में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का जो पूरा रैकेट था वो ये माना जाता था कि शेल कंपनियों के जरिए चलता है और उनकी तादाद तकरीबन 1.25 लाख यानी 1,75,000 शेल कंपनियों को मोदी सरकार ने डी रजिस्टर्ड कर दिया। अच्छा लगता है, करना ही चाहिए। उनकी मान्यता रद्द की गई तो अब इस देश के भीतर कोई शेल कंपनी नहीं है। आपके जहन में फिर तुरंत एक सवाल आएगा, अच्छा अडानीज को लेकर जिन शेल कंपनियों का जिक्र था उसको लेकर क्या हुआ? अब यहां पर आपको जानकर हैरत होनी चाहिए कि पहली बार शेल कंपनी को लेकर सरकार जो जागी थी वह एक रिपोर्ट भारत के नेशनल मीडिया के भीतर अखबार में छपी थी और उसके बाद इस देश के लगभग 25,000 शेल कंपनियों की मान्यता रद्द कर दी गई, उनकी आवाजाही पैसों की रोक दी गई। लेकिन दुनिया भर के भीतर और भारत के मीडिया के भीतर भी जब हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई, सरकार ने चुप्पी थाम ली और खामोशी बरत ली। भूल गई वो कि शेल कंपनियां भी कोई चीज होती है। अच्छा, ब्लैक मनी भी कुछ होता है, क्योंकि जब सरकार ये कह रही है कि 1.25 करोड़ रुपया उसने ब्लैक मनी का रिकवर किया, तो उसी समय आरबीआई ने जानकारी दी कि दरअसल ऐसा है कि हम इस देश के भीतर जब नोटबंदी के बाद नोट छाप रहे थे तो उस दौर में कोई नोट छुपा नहीं था, क्योंकि जब नवंबर 2016 में 17,70,000 करोड़ की स्थिति थी करेंसी नोटों की, जो बढ़कर 2022 में 30,88,000 करोड़ रुपया पब्लिक के करेंसी के भीतर, यानी लगभग दुगना तो नहीं है लेकिन 95% तक की परिस्थिति बढ़ गई इस दौर में करेंसी नोटों की। महत्वपूर्ण ये नहीं है, करेंसी नोटों का बढ़ जाना ठीक है, सरकार कहेगी इकोनॉमी चल तो रही है ना, देखिए कितनी शानदार। लेकिन उसके भीतर का सच यह है कि 1,680 नोट गायब हो गए और जो नोट गायब हुए उसमें 500 रुपए के नोट थे और उसमें 2,000 रुपए के नोट थे। जो करेंसी गायब हुई उनकी कुल तादाद जो सरकार की तरफ से बताई गई, यानी रिजर्व बैंक की तरफ से बताई गई, 9,21,000 करोड़ रुपए गायब हो गए, 500 रुपए की शक्ल में और 2,000 रुपए की शक्ल में। लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। यह मामला रिजर्व बैंक ने कहा और सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में हो क्या रहा था? जब क्या हो रहा था आप कहते हैं तो उसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या वाकई बीजेपी वॉशिंग मशीन है? आप इसको कह के मुद्दों को हल्का कर देते हैं। आप जब कहते हैं अडानी को बचा रहे हैं तो इस मुद्दे को कह के आप हल्का कर देते हैं।
अडानी का पूरा मुद्दा करप्शन से जुड़ा हुआ है। बीजेपी की राजनीति का मुद्दा अपराधियों को आश्रय देना और उस करप्शन के पैसे को बांटना इस समाज के भीतर अलग अलग एमएलएस और एमपीस को, और चुनाव में उसको खुलम खुला तौर पे जितनी बड़ी तादाद में बांटा जाता है वह उसका खुला चेहरा होता है। तो क्या यह माना जाए कि करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स थी वो एक सिस्टम में तब्दील इस 9 बरस में हो गई? तो सरकार पर आरोप कौन लगाएगा? क्योंकि उसका एक दृष्टि हमको लगता है, एक प्लांट का आज आपसे जिक्र करते हैं, ये झारखंड के गोड्डा का प्लांट है। ट्राइबल्स का इलाका है, जमीन खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, लेकिन देखिए वहां पर पावर प्लांट लगने की एक डेट को देखिए, सरकार की पहल को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी 2015 के जून में बांग्लादेश जाते हैं, वहां पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऐलान होता है, वह भी पावर सेक्टर को लेकर। 2 महीने के बाद अगस्त के महीने में अडानी पावर प्लांट और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच समझौता हो जाता है। दिसंबर में झारखंड के गोड्डा को तय कर लिया जाता है, झारखंड में उस समय बीजेपी की सरकार। और मार्च 2016 में 1000 हेक्टेयर लैंड की मांग अडानी की कंपनी करती है, जो झारखंड गवर्नमेंट जो बीजेपी की है उसको देने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। और वहां पर किसानों से जमीन ली जाती है, ट्राइबल से जमीन ली जाती है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन कहा जाता है देखिए हमने मुआवजा तो दे दिया, बाकी चीज छोड़िए। यानी आदिवासी इलाकों में जहां पर जमीन बेची खरीदी नहीं जाती है, जो संथाल परगना का इलाका है, उस इलाके के भीतर यह सब कुछ होता है। और धीरे धीरे स्थिति यह आती है कि 917 एकड़ लैंड आदिवासियों की उस जमीन को लेकर वह कंपनी के पास पहुंच जाते, और उससे पहले जो नियम था कि 25% आपको बिजली सब्सिडाइज रेट पर देनी होगी झारखंड में, उस पर भी परिवर्तन हो जाता है। और तो और तय यह भी होता है कि जमीन यहां की, प्रोजेक्ट यहां की, बिजली देंगे बांग्लादेश को, कोयला आएगा ऑस्ट्रेलिया के अडानीज के खदानों पर, और सरकार उस पर मोहर लगा देती है। यह एक प्रोसेस है भारत के भीतर की परिस्थितियों का। अगला प्रोसेस जो कहीं ज्यादा मुश्किल यह है, जो हम आपसे नोट गायब होने की बात का जिक्र कर रहे थे, 2000 रुपए के 54 करोड़ नोट गायब हो गए, जिनकी कुल संख्या करेंसी में लगभग 1,09,000 करोड़। और 500 रुपए के नोट, यह 1,626 नोट गायब हो गए, और उसमें पूरी करेंसी की संख्या 8,13,000 करोड़ रुपए। यानी सरकार कैसे चीजें गायब करती हैं और विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाता है, विपक्ष अपनी परिस्थितियों में उलझा रहता है, उसके भीतर यह नैतिक बल ही नहीं आ पाता है कि जब उसके दरवाजे पर ईडी है, सीबीआई है, जेल का डर है, गिरफ्तारी का डर है, तो ऐसे में वो राजनीति कैसे करेगा? वो मानकर चलता है कि खुद को बचा लो। और खुद को बचाने की प्रक्रिया में अगला सवाल आता है, हमारे साथ तो खड़े हो जाओ, लेकिन सामने वाले पर निशाना साधो। और सामने वाला विपक्ष में ही खड़ा कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होता है। और यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमारे जहन में इस देश की पूरी राजनीति का वो चेहरा भी उभर रहा है जो 300 सीटों पर चलता है। 300 सीटों का मतलब बहुत साफ है कि इस देश के भीतर में जो छत्रप हैं वो कहां कहां है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, बिहार के भीतर में लालू और नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के भीतर में अखिलेश यादव और मायावती, टीआरएस यानी तेलंगाना के भीतर में चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, उड़ीसा में नवीन पटनायक। इसके अलावा तो कोई छत्रप नहीं है। और यही सब कलेक्ट होते हैं या कलेक्ट हो जाएं तो स्थितियां दूसरी हो जाएंगी। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र यानी 40 और 48 यानी 88 सीटों को अगर छोड़ दीजिएगा तो बाकी 225 सीट पर सरकार मैनेज कर चुकी 2024 के लिए। वेस्ट बंगाल यानी ममता बनर्जी खुले तौर पर निशाना कांग्रेस पर साध रही है, ज्यादा तीखा होकर छाप रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उसी राह पर निकल गए, उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। यह अलग मसला है कि दोनों ने पहली बार कांग्रेस की सत्ता के दौर में लेटर नहीं लिखा कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, बीजेपी के दौर में लिखा और प्रधानमंत्री के नाम लिखा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है। यह अखिलेश यादव साइन कर रहे हैं और ममता साइन कर रही है। लेकिन अब की तारीख में दोनों अपने रास्ते पर चल पड़े हैं। आम आदमी पार्टी कब किस रूप में कहां मैनेज हो कोई नहीं जानता है। वो दिल्ली की 7 सीटें बड़ी मायने रखती हैं क्योंकि वो बड़ी वीआईपी सीट है और यहां पर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है। तो यहां पर लड़ाई 3 तरफा चौतरफा होनी चाहिए। और आंध्र प्रदेश जगन रेड्डी और उड़ीसा में नवीन पटनायक का क्या कहना है? तो पश्चिम बंगाल की 42 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 सीट, तेलंगाना की 17 सीट,
आंध्र प्रदेश की 25 सीट, उड़ीसा की 21 सीट, दिल्ली की 7 सीट और उसके अलावे बिहार उधर 40 और 48 यानी 88 सीट उधर, बाकी 225 सीट इधर। यही पूरी राजनीति है विपक्ष की, जिसको तार तार करते हुए करप्शन के मुद्दे में, जो सरकार पर ज्यादा भयानक करप्शन के आरोप इस दौर में कॉरपोरेट नेक्सस और कॉरपोरेट स्कैम से लेकर रुपए के गायब होने यानी करेंसी के गायब होने तक के हैं। और कमोवेश स्थिति यह है कि आज की तारीख में सीएजी कोई रिपोर्ट जारी नहीं करता है कि अलग अलग मंत्रालयों में क्या खर्चा पानी हो रहा है, चुप्पी थाम लेता है। सीबीआई ने आपने कभी नहीं देखा होगा, जबकि सीबीआई का केस इसी दौर में, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के काल में सीबीआई पर कम से कम छापा नहीं पड़ा। सीबीआई हेडक्वार्टर पर इसी दौर में छापा पड़ा, लेकिन हम ईमानदार है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सीवीसी ने किसी भी ऐसे नौकरशाह को नहीं पकड़ा जो कि सत्ता के अनुकूल हो गए चला हो और कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को लाभ दे रहा हो, नहीं पकड़ा उसे। यहां तक कि सीवीसी के चेयरमैन छोड़कर रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तक बन गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसबीआई के चेयरमैन जो निकले और उसके बाद उन कॉरपोरेट्स के साथ जुड़ गए जो कि कॉरपोरेट कल तक सत्ता के समानांतर देखे जाते थे, अलग देखे जाते थे, लेकिन सत्ता के साथ खड़े हैं। तो यहां से निकलकर वहां ये पब्लिक सेक्टर था, वो भी तो अपना ही सेक्टर है। इस मिजाज में इस देश के भीतर में करप्शन आकर टिक गया। ईडी की भागीदारी नहीं नजर आई कॉरपोरेट को लेकर, वो जागृत नहीं हुई इस देश के भीतर में। उसके सामने जो पूरी फहरिस्त थी पॉलिटिशियंस की, वो का संख्या ओवरऑल की दृष्टि से कम थी, लेकिन पॉलिटिशियन के लिहाज से सबसे बड़ी थी। लेकिन कोई बात नहीं, ईडी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो शेल कंपनियों को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला को रोकने को लेकर इस बात का जिक्र होता कि इनके तार कॉरपोरेट से जुड़े हुए, आप इसको बंद तो कीजिए। नहीं किया गया। बैंकों के भीतर 15,000 से ज्यादा डिफॉल्टर, लेकिन किसी डिफॉल्टर पर नकेल कसने की स्थिति में कोई एजेंसी नहीं आई। इस दौर के भीतर में नौकरी कम हो गई, मनरेगा का बजट कम हो गया, खाद पर सब्सिडी बढ़ गई। इस दौर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप बढ़ गया और फरवरी के महीने में तो दोनों नीचे आ गया। इस दौर में भारत सरकार का जो खजाना था साल भर के भीतर $100 बिलियन से ज्यादा वो कम हो गया, डॉलर सबसे कीमत हो गया, लेकिन हम 5 किलो अनाज पर खुश हो गए। यानी किसी भी राजनीतिक सत्ता के काल में जितने कांड मोदी दौर में हुए हैं, इतने कांड आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसे ही जिक्र इन कांड का होगा या इन स्कैम्स का होगा या इन घपले घोटाले का होगा, आपको 3 आवाज सुनाई देगी। पहली आवाज आपको याद आएगा, 2G स्कैम नहीं था क्या, कोयला स्कैम नहीं था क्या। दूसरी आवाज आपको सुनाएगी, अच्छा डेमोक्रेसी खत्म, इमरजेंसी नहीं लगी थी क्या। और तीसरी आवाज जहां से आएगी कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, तब समझ में आएगा कि अच्छा ऐसी लोकप्रियता इस दुनिया के भीतर में किसी नेता की कहां पर है। और उसी सोशल मीडिया के भीतर दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय तो प्रधानमंत्री मोदी ही है। दबी जुबान में या फिर हल्के से कोई कह तो देता है कि दरअसल तानाशाह हिटलर भी तो था और हिटलर की भी लोकप्रियता थी। इससे काम नहीं चलेगा। ये घुमा के नाक पकड़ने की परिस्थिति में विपक्ष फंस चुका है, कांग्रेस भी फंस चुकी है। उसको कैटेगरली चीजों को इस देश के सामने रखना होगा कि करप्शन अलग अलग शक्ल में, ब्लैक मनी अलग अलग शक्ल में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अलग अलग शक्ल में, और इस देश के भीतर की समूची पॉलिटिक्स को लेकर इलेक्शन कमीशन का रुख अलग अलग तरीके से वह उस सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया जहां पर सबने मान लिया सिस्टम तो यही है और सही यही है। स्विस बैंक में 300 लाख करोड़ अगर हो चले हो तो कोई जिक्र नहीं। वो अलग दौर था जब 2013-14 में जिक्र होता था और इस बात का जिक्र था सारा पैसा ले आएंगे और 15 लाख रुपए हर अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब तो वो रकम बहुत बढ़ गई है, तो अब लाया जाएगा तो और ज्यादा रकम हर अकाउंट में पहुंच जाएगी। लेकिन यह बोलने की ताकत भी अब किसी में बची नहीं, क्योंकि हर कोई अपने अपने दायरे में 2024 को लेकर या तो फंस चुका है या फांसा जा चुका है, या फिर राजनीतिक दृष्टि धूमिल है, या फिर सामाजिक समझ गायब है। यह है विपक्ष की मौजूदा स्थिति और सत्ता की पूरी फहरिस्त का कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। जिस दिशा में खड़े होना है हो लीजिए। आने वाले वक्त में यह परिस्थितियां और व्यापक होंगी और दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते आप समझ पाएंगे कि सिस्टम कैसे
करप्शन और क्रिमिनल एस्पेक्ट को पॉलिटिक्स के साथ कॉकटेल जोड़कर एक नई परिस्थिति में 2024 में कदम रखेगा, तब आप क्या करेंगे? सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।